हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। तो अब स्टार्ट करते हैं डेमो लेक्चर 2 के साथ। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। जिसने डेमो लेक्चर 1 नहीं देखा है, मेक श्योर करना कि डेमो लेक्चर 1 ज़रूर जाके देख लेना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है। तो ए बी सी डी पढ़ लेना ताकि आप लोग आगे एक्स वाई ज़ी पढ़ सको। तो नाउ स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली ब्रांच है हमारे फार्माकोलॉजी की, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी का क्या असर होता है ड्रग के ऊपर। ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ी थी वहां पर, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है कि ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी के ऊपर, और काइनेटिक्स उसका उल्टा है। इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, मतलब कि बॉडी का क्या असर हो रहा है ड्रग के ऊपर। इसके अंदर आता है एडीएमई। एडीएमई की फुल फॉर्म क्या होती है, सोचो। 1 2 3। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ये डिटेल में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फुल फॉर्म बता दी है। ए फॉर एब्जॉर्प्शन। दो टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं, ए बी और ई डी। तो ई डी वाला नहीं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। नोट्स बनाने आगे बना लेना। ठीक है। चलो। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इस मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। दूसरी चीज मतलब कि स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक है। किस तरह आपकी ड्रग खाने के बाद पूरी बॉडी में मूव कर रही है, इस चीज को भी हम फार्माकोकाइनेटिक्स कह सकते हैं। It determines the concentration of drug at site of action, which further decides the intensity of action. Now, what does that mean? मतलब कि आपका ये सेल है। सेल के ऊपर आपका रिसेप्टर लगा हुआ है छोटा सा। ठीक है। छोटा सा रिसेप्टर है हमारा। रिसेप्टर क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ना, जिसके ऊपर आपका ड्रग बाइंड करता है और उसके बाद एक्शन स्टार्ट होता है, इतना सबको पता है। ठीक है। अब इस रिसेप्टर के आसपास ड्रग मॉलिक्यूल की जो कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब कि कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो एक्शन नहीं आएगा, और अगर ज्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग टर्म सफिशिएंट। ठीक है। और जितना ज्यादा डोज बढ़ेगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी मतलब जितना ज्यादा डोज दोगे, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे इकट्ठा होगी, उतना ज्यादा एक्शन आएगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। बोलते हैं ना, कोई भी चीज ज्यादा भी खराब होती है। तो ड्रग की भी डोज होती है। इस डोज तक दोगे तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा करोगे तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जो पिछले डेमो लेक्चर में हमने कवर करा है। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। डोज सिंपल, 1 mg, 2 mg, 50 mg, 100 mg, कितना दोगे। लैटेंसी ऑफ ऑनसेट। लैटेंसी ऑफ ऑनसेट का मतलब होता है कि आपने 8 बजे डोज दी और 12 बजे असर स्टार्ट हुआ, तो लैटेंसी कितनी हुई, 4 आवर्स। सिंपल भाषा में आपने ड्रग दी और काम कितनी देर में स्टार्ट हुआ, उसको लैटेंसी ऑफ ऑनसेट या सिंपली ऑनसेट भी बोलते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब होता है कि आपका जो ड्रग है वो कितने समय तक एक्ट करेगा या फिर बॉडी में रहेगा। ड्यूरेशन, कितने समय तक असर रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ पीक एक्शन, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो ये आपका ग्राफ है। उसके बाद क्या होगा, जब हम ड्रग खाते हैं तो उसका एक ग्राफ बनता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब आप कोर्स में इनरोल हो जाओगे। तो एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बता देता हूँ, जब एक्शन स्टार्ट होता है तो एक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, और एक टाइम के बाद वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं पीक। मतलब कि यहाँ पे पीक एक्शन आ रहा है, सबसे ज्यादा एक्शन इधर ही आ रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है। पीक एक्शन। ठीक है। तो बेसिकली इसका कितना ड्यूरेशन होगा ये भी हम समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। डोज फ्रीक्वेंसी कितना आसान है। दिन में एक बार डोज दोगे कि 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, 4 बार दोगे, ये सब का सब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। चलो। ओके। तो आ जाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। हर सेल के पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी है, उसके लिए निमोनिक्स याद कर लो, BPC 100, BPC 100। इसका क्या मतलब हुआ, बी से बाइलिपिड लेयर, पी से फॉस्फोलिपिड्स, सी से कोलेस्ट्रॉल। और हमारी मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में लिखूं तो मैं लिखूंगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। इस पे मत जाओ ना, बस एंगस्ट्रॉम याद रखो आप लोग। 100 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है आपकी मेम्ब्रेन की। सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसकी थिकनेस रहती है। बायोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखने वाली है कि लिपिड से बना है हमारा सेल मेम्ब्रेन।
पहली चीज, और कोलेस्ट्रॉल भी वहां मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल सब बोलते हैं बेकार होता है ना। देखो, एक तो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अपने को चाहिए, ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, जीके के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब आगे आ जाते हैं हम लोग एडीएमई। एडीएमई के अंदर हमने डिस्कस करना है सारे टर्म्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से, क्योंकि शुरुआत तो ए से ही होती है ना हमेशा। तो एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जो ड्रग की मूवमेंट हो रही है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। सर ये तो आपने रीड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओरली ड्रग खाई। तो ओरल क्या है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ से आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, ठीक है। और फिर वो ब्लड में पहुंची। तो ये जो मूवमेंट हो रही है उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक की, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन को कुछ नहीं बल्कि ब्लड ही बोलते हैं, ठीक है। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो ओरल हो चाहे वो इंजेक्शन हो, उस जगह से जो ड्रग की मूवमेंट हो रही है आपके ब्लड तक की, वो एब्जॉर्प्शन। अब समझ आ गया? चलो, अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है कि कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा। क्योंकि हम जब ड्रग बनाते हैं तो हम जरूर ये चीज चेक करते हैं कि यार कितनी एब्जॉर्ब होगी। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, अगर कम एब्जॉर्ब होगी तो यह साइड इफेक्ट क्या नाम है, एक्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा एब्जॉर्ब टॉक्सिसिटी और कम एब्जॉर्ब एक्शन ही नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन कितना एब्जॉर्ब हो हमारे लिए मैटर करता है। फिर आता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि यार 1 घंटे के अंदर 5 mg ऑब्जॉर्व हुई, ठीक है, या फिर 1 घंटे के अंदर 10 mg ऑब्जॉर्व हुई। तो रेट कितना है, 1 घंटे में कितनी ऑब्जॉर्व हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है ओरल डिसइंटीग्रेट डिसॉल्व क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और ये सबसे बेसिक मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का। अभी समझाता हूँ। आपने कोई सॉलिड ड्रग खाई, टैबलेट खाया, टैबलेट आपने ओरली मतलब मुंह से लिया, फिर वो आपके बॉडी में जाकर स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर किसी को डिसइंटीग्रेट का मतलब नहीं पता, तो डिसइंटीग्रेट मतलब होता है एक बड़ा ड्रग का पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, टूट गया, ठीक है। वैसे इतना ड्रग पार्टिकल बड़ा दिख रहा ही है लेकिन बहुत छोटा होता है तब भी है, लेकिन बॉडी तब भी इसको बहुत बड़ा मानती है और उसको फिर और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है। इसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद होता है डिसॉल्व। डिसॉल्व कहाँ पर? तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका स्टमक है, ठीक है, जे शेप का रहता है। अगर थोड़ा गलत बना दूं तो माफ कर देना। तो यहाँ पर फ्लूइड होता है, इसे बोलते हैं एक्वस, एक्वस जी आई फ्लूइड। जीआई की फुल फॉर्म बताओ? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, आपका ड्रग पार्टिकल आया बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसके बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, लेकिन उसको पानी में घुलना तो पड़ेगा। उसके बाद वो पानी में जाएगा, एक्वस फ्लूइड के अंदर जाएगा, और इसे बोलते हैं डिसॉल्व करना। और इसका दूसरा नाम होता है डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। सिंपल, ठीक है। तो आपने ड्रग खाई ओरली, टूटी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटी, फिर आपके एक्वस जीआई फ्लूइड के अंदर घुल गई, ठीक है। अब घुलने के बाद एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्ब होने के लिए उसको क्या करना होता है, यहाँ पे होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। आपकी सेल के, हर सेल के पास मेम्ब्रेन है, तो ड्रग को क्रॉस करके यहाँ से ब्लड में जाना है, ठीक है। इसी वजह से क्रॉस करती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, और यही पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। सॉलिड ड्रग खाओगे, बड़ा पार्टिकल है, टूटेगा, डिसइंटीग्रेशन। टूटने के बाद वो क्या करेगा, वो आपके जीआई एक्वस फ्लूइड के अंदर घुलेगा, जिसे बोलते हैं डिसॉल्व करना या डिसोल्यूशन। टूटने के बाद वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा। वेरी सिंपल। चलो, ओके। अब एब्जॉर्प्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वाका से याद रख सकते हो, एक निमोनिक है, ठीक है। पहला वेस्कुलैरिटी। वेस्कुलैरिटी मतलब होता है ब्लड फ्लो, मतलब खून का बहाव। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेस्कुलैरिटी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मान के चलते हैं कि आपने दो ड्रग डोसेज फॉर्म लिए, सॉलिड लिया और दूसरा सॉल्यूशन लिया। अब सॉलिड जो है उसका पार्टिकल साइज बड़ा है, तो वो पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, जिसे हम क्या बोलते थे, डिसइंटीग्रेशन। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पार्टिकल साइज ऑलरेडी छोटा है, तो सॉल्यूशन डिसइंटीग्रेशन नहीं करेगा, वो सीधे जाके डिसॉल्व कर जाएगा। सिंपल लॉजिक। और उसके बाद ये वाला फिर डिसॉल्व करेगा, सॉलिड वाला। ये सीधे डिसॉल्व कर रहा है, और इस वाले को, सॉलिड वाले को पहले टूटना पड़ रहा है, उसके बाद ये क्रॉस करेगा, क्रॉस बायोलॉजिकल
मेम्ब्रेन, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ जाएगा? सीधे ब्लड में। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, ये डिसॉल्व करा, डिसॉल्व करने के बाद ये क्रॉस करेगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बीएम लिख दूं, चलेगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, और इसके बाद ये ब्लड में आ जाएगा। अब मुझे देख के बताओ कि कौन सा वाला प्रोसेस किसमें कम टाइम लगेगा, सॉलिड में कि सॉल्यूशन में? सिंपल बात है, सॉल्यूशन में। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा, इसी वजह से जो सॉल्यूशन वाले डोसेज फॉर्म होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। यही एक्वा सॉलिडिटी में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ग्रेटर देन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। इसको मैं डिटेल में आगे समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपको इंटेस्टाइन जब पढ़ाऊंगा अभी तब समझ आएगा। कंसंट्रेशन, ये क्या होता है? कंसंट्रेटेड ड्रग विल गेट मोर एब्जॉर्ब्ड इजीली देन डाइल्यूट ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों पैरामीटर्स थर्ड एंड फोर्थ अभी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंस है। चलो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कि यार ड्रग आपके सिंपल भाषा में इसको समझे कि आपने ओरल ड्रग ली, अगर सॉलिड थी तो पहले डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेट के बाद फिर डिसोल्यूशन हुआ, मतलब एक्वस जीआई फ्लूइड के अंदर घुल गई जाके। अब इसको क्या करना है? क्रॉस करना है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। सब समझते हैं इस चीज को? बताओ मुझे, इजी है? अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जो पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? पैसिव एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर बेसिकली ये जो मैकेनिज्म हमारा फिल्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ये आप पढ़ोगे बायोफार्मास्यूटिक्स में डिटेल में। फार्माकोलॉजी में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस, वैसे इंपॉर्टेंस तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इसको बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ोगे क्योंकि वहां डिटेल में पढ़ाया गया है अच्छे से, और ये आपको आकाश मानगुड़े सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि हमें अभी मेन फोकस में रखना है, क्योंकि 90% ड्रग इस ही मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं। 90% ड्रग पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन बोल लो या पैसिव डिफ्यूजन बोल लो, एक ही बात है। तो पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक और नाम होता है नॉन आयोनिक डिफ्यूजन, स्टार मार्क। ठीक है, 90% ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस मैनर, पहले ही बता चुका हूं। ड्राइविंग फोर्सेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ गया? ये वाला पॉइंट आपके सामने आएगा अब ये। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, चलो आ जाओ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? तो मेम्ब्रेन कैसी दिखती होगी? एक दीवार होगी, तो दीवार बनाते हैं, चलो ये दीवार बना दी हमने। अब क्या है, इस तरफ आपका जी आई एक्वस फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर क्या डिसॉल्व है? ड्रग के पार्टिकल्स। तो ड्रग को इससे इस तरफ जाना है। ठीक है, मानते हो इस चीज को? इस तरफ जाएगा तो ब्लड में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो होगा क्या? तो ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ड्रग मौजूद है इस जगह, उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, मान के चलते हैं उसकी कंसंट्रेशन एक्स है, और धीरे 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 मूव करके वो कंसंट्रेशन जो है इधर भी थोड़ी बहुत पहुंची जाएगी, उसको बोलेंगे एक्स डैश। पहली बात तो हमेशा ड्रग मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, तो हाई से लो मूव कर गया। ठीक है, तो एक्स कंसंट्रेशन यहाँ पर है और यहाँ पे एक्स डैश कंसंट्रेशन है, और अगर आप एक्स में से एक्स माइनस को एक्स डैश को सॉरी माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि इस वाली कंसंट्रेशन में से इस वाली कंसंट्रेशन को माइनस करोगे तो वही चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, ड्रग उतनी तेजी से मूव करेगा। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जब यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन हाई है, बहुत हाई है, और यहाँ पे लो है, तब तक ड्रग जल्दी जल्दी मूव करता रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन इस जगह हाई होने लगेगी, फिर ड्रग की जो मूवमेंट है स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे कि नो एक्स्ट्रा एनर्जीज रिक्वायर्ड। अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी को समझा रहे हैं, तो अगर आपको सिंपल भाषा में बताना है कि पैसिव डिफ्यूजन क्या है, तो पैसिव डिफ्यूजन मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी,
खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। फिजिक्स की बात है, बस इतना समझ लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए, इसी वजह से इसको पैसिव बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक लॉ आता है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और कमाल की बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यही तो पता है अभी कि ड्रग मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, दोबारा समझते हैं। ये आपका मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ड्रग की कंसेंट्रेशन एक्स है और यहाँ पे ड्रग की कंसेंट्रेशन एक्स डैश है। ठीक है। जिस मोमेंट पे एक्स कंसेंट्रेशन और एक्स डैश डैश कंसेंट्रेशन बराबर हो जाए उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ड्रग हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन दोनों तो बराबर हो गए ना, दोनों जगह बराबर कंसेंट्रेशन है, तो ड्रग मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, क्या ड्रग हमारे पेट में इकट्ठा रहेगा? वो तो आगे मूव कर ही नहीं रहा। तो एक्चुअली होता क्या है कि रियलिटी के अंदर कभी भी यहाँ पे कंसेंट्रेशन एक्स और एक्स डैश कभी भी बराबर नहीं होते, रियल में नहीं होते। ठीक है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि हाई जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, और रियलिटी के अंदर इक्विलिब्रियम कभी होता ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो ड्रग आपके पेट में ही पड़ी रहेगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसको आगे मूव करना है। ठीक है। तो होता क्या यहाँ पर होता है, ब्लड। ठीक है। ब्लड क्या करता है, वो आपके जो भी यहाँ पे ड्रग आती है यहाँ पर उसको अपने साथ बहा के ले जाता है। अब यहाँ पे ड्रग आ रही है इस जगह पर और ब्लड उसको बार बार बहा के ले जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमेशा इस जगह हाई कंसेंट्रेशन होगी और हमेशा इस जगह लो रहेगी, और ड्रग आसानी से मूव करता रहेगा। कितना आसान है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे आपको पहले बताया था कि जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी तेजी से ड्रग मूव करेगा, उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। पहले भी डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन लिप, मतलब एब्जॉर्प्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो है लिप। लिप फॉर निमोनिक्स आप लोग याद कर सकते हो, लिपिड सॉलिबिलिटी, पीएच एंड आयोनाइजेशन। तो लिपिड सॉलिबिलिटी, पीएच, आयोनाइजेशन आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अ ड्रग मस्ट ऑलवेज, अगर किसी ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करना है तो उसको क्या करना चाहिए, गेट एक्सक्रीट इन यूरिन। अगर यूरिन में एक्सक्रीट हो गया तो एक्शन आएगा कैसे, तो गलत। बी एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी रेडिली, अगर जीआईटी से एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है मान के चलते हैं जीआईटी से एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद उसको उस पर्टिकुलर टिश्यू पे तो जाना है, हार्ट में जाना है, किडनी की टिश्यू में जाना है एक्शन लाने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ठीक है, लेकिन पूरी करेक्ट नहीं है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब ये नहीं होता कि एक्शन आ गया, एब्जॉर्प्शन के लिए ये भी होता है कि वो डिफरेंट टिश्यू में जा रहा है जहाँ पे एक्शन हमें चाहिए। एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, पता चला किडनी पे बीमारी है, किडनी तक पहुंचे नहीं ड्रग। ठीक है। तो इसी वजह से बी स्टेटमेंट भी हो गई गलत। रीच हाई ब्लड लेवल्स, इससे मैंने आपको बताया था कि अगर कंसेंट्रेशन ड्रग की सफिशिएंट होनी चाहिए, ना हाई ना लो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है, सी, अचीव एडिक्वेट कंसेंट्रेशन एट साइट ऑफ एक्शन, स्टार्टिंग में बताया था। चलो नाइट्रोग्लिसरीन GATN इज यूजफुल इन इमरजेंसी पर्पस फॉर एंजाइना सिंस इट इज। तो ये कंसेप्ट मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा लेक्चर में, क्वेश्चन पहले आ गया ये। तो इसका आंसर ए होगा और मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। चलो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब विया, मतलब ज्यादातर 90% ड्रग्स किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, आयन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस। तो आंसर है पैसिव डिफ्यूजन। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, और दूसरा होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इन दोनों के अंदर बस इतना फर्क होता है कि यहाँ पर हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। डिफरेंस और भी है लेकिन मेन डिफरेंस ये रहता है, यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे बायोफार्मास्यूटिक्स में। ओके चलो। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब अभी मैंने क्योंकि जब डेमो लेक्चर आपका लिया है तो साथ ही साथ मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, तो अभी हम लोग एंसेटल हैसेलबैक इक्वेशन भी देख लेते हैं। चलो ओके। तो आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो पहली बात तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यार, मतलब समझना चाहिए ना इलेक्ट्रोलाइट क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, इसको पढ़ा क्यों जा रहा है इधर, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, बस इसीलिए पढ़ रहे हैं।
अब ये क्यों पढ़ रहे हैं आयनाइज फॉर्म एंड नॉन आयनाइज फॉर्म, इसका भी तो कोई मतलब होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है, ताकि आप लोग समझ पाओ कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपने ओरल ड्रग खाई, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, हो गए डिसइंटीग्रेट, फिर हो गए डिसॉल्व, डिसोल्यूशन, उसके बाद उसने क्या किया, बोलते जाओ, क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैरामीटर आता है जो हमें डिस्कस करना है कि क्रॉस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। जब ड्रग होता है, जो ड्रग होता है वो ओरल खाया, डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ, लेकिन उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करना है उसके पास एक चीज होनी चाहिए, तभी वो क्रॉस करता है। क्या चीज है वो? दैट इज योर लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो इस लिपिड सॉल्युबिलिटी के चक्कर में ये पूरा कंसेप्ट हमें पढ़ना है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग है कि नहीं, ये कैसे जज करेंगे, और अगर है तो हाउ मच, कितना है। ठीक है, और यहाँ से जी पैट में क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है, 4 टाइम्स। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं ये कैसे जज करोगे, और कितना लिपिड सॉल्युबल है ये भी जज करना है। तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए हमें नेक्स्ट की 4-5 स्लाइड कवर करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सबसे सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये आपका बीकर है, बीकर सबने देखा होगा। बाहर से आप लिया है मार्केट से नमक, नमक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों ना इलेक्ट्रोलाइट है बताता हूँ। जैसे ही पानी में डालोगे ये टूट के बनाएगा Na+ और Cl-। Na+Cl- क्या है, बच्चे बच्चे को पता है, आयंस। ठीक है, तो जो भी केमिकल, जो भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि पानी के अंदर मिलने के बाद आयंस बना दे, आयंस बना दे, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, अगर ज़्यादा बनाएगा आयंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर बहुत कम या ना के बराबर बना रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको हम बोलेंगे आयनाइज्ड फॉर्म, इससे जो चीज़ें बनेगी वो आयनाइज्ड फॉर्म है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, आप खुद ही बता दोगे, नॉन आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, चलो इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, क्योंकि वो टूटेगी नहीं तो वो अनआयनाइज्ड रहती है। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कंसेप्ट इस चैप्टर का, इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन चैप्टर का, कि नॉन आयनाइज्ड या फिर अनआयनाइज्ड फॉर्म लिपिड सॉल्युबल होती है। और हमारी ड्रग जो है उसको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी, मतलब कि अनआयनाइज्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म लिपिड सॉल्युबल है और वो इजीली क्रॉस कर लेगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि यार लिपिड मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी क्यों, वाटर सॉल्युबिलिटी भी होती ना तो अच्छा रहता, दोनों होती हैं, लेकिन लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी सेल किसकी बनी होती है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। आपकी सेल फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, सेल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें बेसिकली क्या होना जरूरी, लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से क्रॉस कर पाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ज्यादा टूटेगा तो आयनाइज फॉर्म बनेगी, और आयनाइज फॉर्म होती है वाटर सॉल्युबल। और ये वाली जो ड्रग रहेगी वाटर सॉल्युबल, ये इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगी, करेगी ये भी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। लिपिड सॉल्युबल वाली आसानी से कर जाएगी। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हेंसेडल हैसलबैक इक्वेशन डिस्कस करते हैं, जिसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस इसकी इक्वेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को बिना यूज करे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाना काफी टाइम टेकिंग है। तो बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल करे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेंसेडल हैसलबैक इक्वेशन। ठीक है, हेंसेडल हैसलबैक ने क्या कहा, हेंसेडल हैसलबैक के अकॉर्डिंग जब मीडियम सेम होगा तो ड्रग आसानी से क्रॉस कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि आपने एसिडिक ड्रग दिया, एसिडिक ड्रग का एग्जांपल है एस्पिरिन। अगर एसिडिक ड्रग है और मीडियम एसिडिक है जो कि स्टमक होता है, अगर एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम, तो वहां पे ड्रग अनआयनाइज्ड रहेगी। और जब भी ड्रग अनआयनाइज्ड रहती है वो लिपिड सॉलिबिलिटी दिखाती है और वो आसानी से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है जब भी ड्रग बेसिक रहेगा और मीडियम भी बेसिक है, ड्रग बेसिक मीडियम बेसिक, तो वहां पे अगेन ड्रग अनआयनाइज्ड रहेगा और लिपिड सॉलिबिलिटी दिखाएगा, इजीली क्रॉस आ जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, मतलब कि ड्रग का नेचर और मीडियम का नेचर सेम चाहिए। ठीक है, चलो अब एक सवाल आता है। चलो इससे पहले आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मॉर्फिन कहाँ से एब्जॉर्ब होगा।
मॉर्फिन बेसिक है, बेसिक ड्रग। तो क्या ये एसिडिक मीडियम से होगा कि बेसिक मीडियम से होगा, बताओ। बेसिक मीडियम से होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एस्पिरिन जो होता है ये एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब अच्छा होता है, ठीक है। अगर मैं बोली ये बात गलत है तो मानोगे इस चीज को? सर अभी तो आपने बोला कि ये कंसेप्ट है और अभी आप कुछ और बोल रहे हो। ये कंसेप्ट है लेकिन रियलिटी में कुछ अलग होता है ना। तो रियलिटी में क्या होता है कि हमारी एस्पिरिन भी इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती है। अब ये क्या हो गया? बेसिकली क्या होगा, देखो इसके दो रीजन होते हैं कि हमारी जो जितनी भी ड्रग्स हैं, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, सब के सब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, सब के सब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। इसका रीजन क्या है? ओके, कोई खाली स्लाइड मिले तो खाली स्लाइड हमारे सामने है। बेसिकली होता क्या है कि इस चीज को हम समझते हैं, स्टमक और नीचे इंटेस्टाइन, ठीक है। बेसिक ड्रग तो बेसिक मीडियम से होगी, इंटेस्टाइन से होगी, ये तो सबको पता है। अब एसिडिक ड्रग इंटेस्टाइन से क्यों हो रही है ये समझा देता हूँ। तो जो स्टमक है हमारा, इसके पास ड्रग जो है वो सिर्फ हाफ एन आवर से लेके 1.5 आवर तक रहती है। मतलब कि आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक ड्रग पेट में रहती है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है इंटेस्टाइन में। मतलब उसको टाइम ही नहीं मिलता एब्जॉर्ब होने का। पहला रीजन। दूसरा रीजन, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के पास क्यों सारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसके दो रीजन है। पहला, यहाँ पे ड्रग 8 से 10 घंटे रहती है, ड्रग को टाइम ज्यादा मिलता है एब्जॉर्ब होने का। दूसरा रीजन है लार्ज सरफेस एरिया। सिक्स्थ क्लास में पढ़ा था, इंटेस्टाइन के पास होते हैं विलाई, VILLI। इसकी वजह से सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में पढ़ा था जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब समझ आ गया कि यार ये जो कंसेप्ट है पढ़ तो लिया हमने लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा है हेंस अकॉर्डिंग टू हेंसेटल हैसलबैक तो ये रहेगा। लेकिन रियल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, इनफैक्ट ऑल द ड्रग्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम वेयर, इंटेस्टाइन। चलो, ओके। अब हमने ये समझ लिया कि कौन सी ड्रग वाटर सॉल्युबल है, कौन सी लिपिड सॉल्युबल है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि ये कितनी लिपिड सॉल्युबल है और कितनी वाटर सॉल्युबल है, ये कैसे निकालोगे? ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और इसके लिए मुझे चाहिए कि आप स्टेप वाइज ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। बस इसके लिए आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, वो ये, सेम नेचर ऑफ ड्रग एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, और सेम नेचर ऑफ ड्रग एंड मीडियम। यहाँ पे मीडियम आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो सेम नेचर ऑफ ड्रग एंड लिपिड solubility, सेम नेचर ऑफ ड्रग एंड लिपिड solubility, अगर ये केस है तो उस केस में क्या हो जाएगा? ओके, चलो इस चीज को समझते हैं प्रॉपरली। ओके, इस चीज को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एक सेकेंड गाइस। इसको ना टैबुलर फॉर्म में रखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो इसको इस तरह से समझते हैं। बस कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे इतना याद रखना कि अगर ड्रग प्लस मीडियम इज इक्वल टू सेम नेचर है, मतलब दोनों का पीएच सेम है, दोनों का पीएच सेम है मतलब दोनों एसिडिक है या फिर दोनों बेसिक है, तो वहां पर लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इस क्वेश्चन से पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ड्रग प्लस मीडियम का नेचर डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब ड्रग जो है वो एसिडिक है, मीडियम बेसिक है, या फिर मीडियम एसिडिक है, ड्रग हमारा बेसिक है, उल्टा उल्टा नेचर है, तो वहां पर उस केस में क्या होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, H2O। H2O सबको पता है ना, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब इस वाले कंसेप्ट को मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें एक टॉपिक और करना है, बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, ठीक है। तो अगली वीडियो कंटिन्यू कर लेना, आप डेमो लेक्चर 2 पार्ट 2 में मैं रिलीज कर रहा हूँ इसे। एंड मेक श्योर जरूर ये क्वेश्चन सीख के जाना, क्योंकि जी पैट में ये 4 बार आ चुका है। दिमाग में इस चीज को डाल लेना कि अगर ड्रग का नेचर और मीडियम का नेचर सेम है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अगर ड्रग का नेचर और मीडियम का नेचर, नेचर क्या, पीएच, ठीक है, अगर ड्रग का पीएच और मीडियम का पीएच अलग अलग है तो वहां पर वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलो।